चलिए, कल शाम को हमने न्यू फॉस्फर टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, सब कुछ हमने उसके वो लगभग कंप्लीट है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट रहे हैं तो वो मैं सिलेबस में देख के आपको और करवा दूंगा। उसके अलावा आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एक्सरे फिल्म। जिसका नाम क्या है? एक्सरे फिल्म। आपको पता है एक्सरे फिल्म की क्या इंपॉर्टेंस है रेडियोग्राफी के अंदर? देखो, ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट पर हमने रेडिएशन डाल रहे हैं। ये अपनी एक्सरे ट्यूब हो गई, इससे ये रेडिएशन इस पेशेंट पे डाल रहे हैं। ये इस रेडिएशन को माना जाता है, ये एक्सरे बीम को, ये होमोजीनस है, यानी ये इसके हर पार्ट के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर एक्सरे फोटोन अवेलेबल हैं। इसके अंदर हर पार्ट के अंदर इक्वल अमाउंट में एक्सरे फोटोन अवेलेबल हैं। लेकिन पेशेंट के अंदर, पेशेंट के ऊपर गिरेंगे तो पेशेंट से पार होके जाएगा, तो इसकी एग्जिट रेडिएशन के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एग्जिट रेडिएशन के अंदर जो एक्सरे बीम है, इसके अंदर एक्सरे फोटोन की संख्या होमोजीनस नहीं होती रही, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी होती है, वो इक्वली उसकी हर पार्ट के अंदर डेंसिटी एक समान नहीं होती। उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी होता है जिसमें इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। बोन भी होते हैं, कार्टिलेज भी होती हैं, और भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जो क्या करते हैं इस एक्सरे बीम के अंदर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं? वो डिफरेंशियल अटेन्यूएशन के आधार पे। हम अटेन्यूएशन को डिटेल से पढ़ेंगे, और अगर आपको पहले पढ़ना है तो मैंने अटेन्यूएशन पे वीडियो बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। अटेन्यूएशन क्या होता है? अटेन्यूएशन ही वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक्सरे बीम का इसका एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग वगैरह जो होती है वो अटेन्यूएशन के द्वारा ही होती है, जो एक्सरे पेशेंट के अंदर होता है। तो ये एग्जिट रेडिएशन निकलता है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो जाता है। जो वो कॉन्ट्रास्ट किस आधार पे होता है? पेशेंट के अंदर जो डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होता है उसके आधार पे। इस निकलने वाली एक्सरे बीम को हम क्या कहते हैं? लेटेंट इमेज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लेटेंट इमेज, या गुप्त जो इमेज होती है वो कहलाती है। इस इमेज के अंदर जो आपकी जो पेशेंट से बाहर निकल रही एग्जिट रेडिएशन होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इमेज होती है, एक लेटेंट इमेज होती है, जिसे अपने नेचुरल सेंस, जैसे अपने देखने की क्षमता, सुनने की या स्पर्श करने की क्षमता, इसके द्वारा हम इस लेटेंट इमेज को का पता नहीं लगा सकते, इसको देख नहीं सकते। इस लेटेंट इमेज को हम क्या कर सकते हैं? अपने नेचुरल सेंस के द्वारा हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें स्पेशल प्रकार के डिटेक्टर्स बनाने पड़ते हैं रे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्पेशल प्रकार के डिटेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, डिटेक्टर बनाने पड़ते हैं। ये डिटेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक टेप हो सकता है रिकॉर्ड करने के लिए, एक्सरे फिल्म हो सकता है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हो जाएगी, सीआर इमेज रिसेप्टर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी। और अगर डीआर फिल्म रिसेप्टर हो जाएगा, डीआर इमेज सिस्टम। अगर डीआर यानी डिजिटल रेडियोग्राफिक रिसेप्टर हो जाएगा, वो डायरेक्ट डिटेक्शन का हो सकता है, इनडायरेक्ट डिटेक्शन का हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीआर इमेज रिसेप्टर। और अगर यहाँ पे एमएमआर इक्विपमेंट लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। एमएमआर जो होता है, फोटो फ्लोरोग्राफी बोल दो उसको, चाहे वो कहलाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? फोटो फ्लोरोग्राफी। और अगर यहाँ पे हम इमेज इंटेंसिफायर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरोस्कोपी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम जो चार्ज कपल डिवाइस सीसीडी लगा दें या फ्लैट पैनल डिटेक्टर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? डिजिटल रेडियोग्राफी का एक प्रकार हो जाएगा, या इसको मेमोग्राफिक सेंस भी इसको नाम भी दे सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर के आधार पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी काम ले रहे हैं, उसी को हम ले सकते हैं। नेचुरल आइज के द्वारा हम इस इमेज को नहीं देख सकते। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक है, यहाँ पे हम एक्सरे फिल्म रख दें, उस एक्सरे फिल्म से ये क्या कहलाएगी? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी कहलाएगी। यानी जिस रेडियोग्राफिक सिस्टम का सबसे पहले आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, वो कहलाएगा। ये कन्वेंशनल
रेडियोग्राफी कहलाएगी। तो इसलिए हमें एक्सरे फिल्म की स्टडी करना बहुत आवश्यक है ताकि हम रेडियोग्राफी को समझ सकें। और आपको मैंने बताया नहीं होगा, अभी तक अपने साथ डिस्कस नहीं हुआ होगा, एक्सरे की खोज कब हुई थी? 8 नवंबर सन 1895 को। किसने खोज की थी रे? सर WC रोन्टजन ने खोज की थी। किसने की थी? सर WC रोन्टजन ने खोज की थी। लेकिन इस समय तक फोटोग्राफिक प्रोसेस उसकी खोज हो चुकी थी, कैमरे की खोज हो चुकी थी, फोटो अपने जो क्लिक करते हैं वो लिया जा चुके थी। तो इसका मतलब जब एक्सरे की खोज हुई थी, एक्सरे की फोटोग्राफी की खोज हुई, सॉरी रेडियोग्राफी की खोज हुई, उससे पहले फोटोग्राफिक प्रोसेस जो फिल्म प्रोसेसिंग है वो सिस्टम उससे पहले ही काम में लिया जाता था। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके अपन इसको ले लिया था। एक्सरे फिल्म होती है, इस एक्सरे फिल्म पर एक फोटो सेंसिटिव केमिकल की कोटिंग होती है। क्या होती है? एक बेस होता है जिस बेस के ऊपर आपके एक फोटो एक्टिव फोटो सेंसिटिव केमिकल, जैसे हम काम में कौन सा लेते हैं फोटो केमिकल सेंसिटिव? सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड की एक कोटिंग होती है। ये सिल्वर हैलाइड क्या करता है? जो लाइट इस पर आके गिरती है, एक्सरे इस पर आके गिरती है, उनको डिटेक्ट करता है और उसको क्या करता है? डिटेक्ट होकर अपनी एक इमेज क्रिएट करता है जिसे हम एक्सरे फिल्म कहते हैं। ये एक्सरे फिल्म 4 परतों से बनती है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 लेयर होती है। अपन एक 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है एक्सरे फिल्म की? बेस लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? बेस लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस बेस लेयर का एकमात्र काम एक्सरे फिल्म को जो इमल्सन कोटिंग इसके ऊपर होती है, फोटो सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन होता है, उसको सपोर्ट प्रदान करना होता है। और इस बेस लेयर का कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर हैलाइड है वो फ्रेगाइल होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। अगर हम सीधा ही उस जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, अगर उन्हीं को ही हम एक परत के रूप में जचा के फिल्म के रूप में काम में लेना चाहेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे। उसको चिपकाने के लिए एक बेस की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इस बेस के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रे। इस बेस में क्या होना चाहिए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 3 विशेषताएं इस बेस के अंदर होना चाहिए। एकमात्र फंक्शन मैंने क्या बताया इसका? बेस का एकमात्र फंक्शन होता है सिल्वर हैलाइड ग्रेन को सपोर्ट प्रदान करना, चिपकने के लिए एक सतह प्रदान करना, एक सपोर्ट प्रदान करना। लेकिन फिर भी इस बेस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब एक्सरे बीम इसके अंदर से गुजरे, एक्सरे बीम इसके अंदर से गुजरे तो इसके द्वारा कोई विजुअल पैटर्न शो नहीं होना चाहिए। विजुअल पैटर्न मतलब ये एकदम से पारदर्शक होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके अंदर से एक्सरे बीम गुजर रही है तो खूब सारी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, या ये व्हाइट कलर या और कोई कलर का खुद बेस एक अपीयरेंस दे रहा है, खुद अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए। ये एकदम से पारदर्शक होना चाहिए। इसके ऊपर जो सिल्वर हैलाइड कोटिंग की है उस कोटिंग के अंदर अपने को इमेज दिखानी चाहिए। इसके खुद के द्वारा कोई विजुअल पैटर्न नहीं होना चाहिए। इसके खुद के द्वारा कोई एक्सरे बीम का या लाइट का कोई भी इसके अंदर इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा इसकी स्टेबिलिटी, इसकी थिकनेस और इसकी स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजें इसकी जो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग है उस फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, इसकी थिकनेस और इसकी स्ट्रेंथ, इन तीनों चीज़ों के आधार पे अपन एक बेस लिया है, इस पर सिल्वर इमल्सन की कोटिंग की है। अब अगर अपन इसको जो प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डालें तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो प्रोसेसिंग के अंदर जो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे ईज ऑफ प्रोसेसिंग एकदम से ईजी होना चाहिए उस चीज़ का। तीसरा क्या होना चाहिए, ये एक्सरे फिल्म डायमेंशनल स्टेबल होना चाहिए। डायमेंशनल स्टेबल मतलब आपने फिल्म इस तरह की इस शेप में ली है तो आप इसको चाहे प्रोसेस करो, चाहे इसको डेवलपर में डालो, चाहे इसको फिक्सर में डालो, चाहे इसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए आप इसको हैंगर पे लटका दो, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी लेंथ और विड्थ है, इसकी थिकनेस है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने इसको जैसे केमिकल में डाल के इसको लटकाया ऊपर तो नीचे पानी चिपक रहा है, उसके कारण भारी हो गई, थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ गई, या इसकी श्रिंक हो गई, इसकी थिकनेस एक किनारे पे मोटी हो गई, एक किनारे पे पतली हो गई। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसकी क्या है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर। इसकी लेंथ, विड्थ, इसकी थिकनेस, इनका केमिकल से, इसका ड्राइनेस से, इसको वेट होने से, इसकी ह्यूमिडिटी से और इन चीज़ों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनकी डायमेंशनल स्टेबल ये होने चाहिए।
देखो सबसे पहले जो एक्सरे फिल्म काम में ली गई थी, एक्सरे की खोज कब हुई थी? 1896 में हुई थी। एक्सरे की खोज कब हुई थी? 1896 में हुई थी। उस समय जो एक्सरे फिल्म थी वहां तब उसमें फिल्म नहीं होती थी। तब क्या करते थे? तब कांच की प्लेट होती थी। क्या होती? पतली कांच की प्लेट होती थी। उस कांच की प्लेट के ऊपर क्या करते थे? सिल्वर हैलाइड की कोटिंग करते थे उस कांच की प्लेट के ऊपर, और उसी को ही एक्सरे फिल्म के रूप में काम में लेते थे। जैसे आपको रेडियोग्राफी करनी होती तो उस कांच की प्लेट को सिल्वर उस सिल्वर की लाइट की जो इमल्सन है उसकी कोटिंग भी सिर्फ एक साइड में होती थी, दोनों साइड के अंदर नहीं होती थी, सिर्फ की साइड में होती थी, एक साइड के अंदर ही उसकी कोटिंग होती थी। जैसे मैं बताऊं आपको, ये मान लो कांच की एक प्लेट है तो इसकी सिर्फ एक साइड के अंदर सिल्वर हैलाइड की कोटिंग होती थी, दोनों साइड के अंदर इसकी कोटिंग नहीं होती थी। और कांच की प्लेट होती थी, इसको इस पर क्या करते थे? आपके रेडियोग्राफ लिए जाते थे, रिस्ट का जैसे रेडियोग्राफ ले लिया इसका उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी चीजें। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो क्या हो गया, जो पहले कांच की प्लेट पे एक साइड सिंगल कोटिंग होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये कांच मैक्सिमम कहाँ बनता था? कांच की प्लेट होती थी, ये शीशे की प्लेट, ये बेल्जियम में बनती थी। और वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी सप्लाई कट ऑफ हो गई, इसकी सप्लाई बंद हो गई। तब महसूस हुआ कि इसका जो बेस है इसके लिए एक दूसरा कोई जो लेयर है, इसका मतलब सबस्टांस इसको खोजा जाए, कोई ऐसा दूसरा पदार्थ लिया जाए जिससे हम बेस बनाए जा सके। तो 1914 में सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट को क्या हुआ? बेस के रूप में काम में लिया गया। इसकी कोई खोज नहीं हुई थी, ये इससे पहले भी सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या था? जो आपकी फोटोग्राफी होती थी कैमरे की, उसके बेस के रूप में काम में लिया जाता था। तो इसमें एक थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके एक्सरे फिल्म के बेस के रूप में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। एक्सरे फिल्म के बेस के रूप में इसको क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन आपको पता है सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या है? फ्लेमेबल है, ये ज्वलनशील होता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या होता है? ज्वलनशील होता है। इस अगर हम इनकी फिल्मों की स्टोरेज के समय और कुछ ऐसी आगजनी की घटनाएं हो गई थी तो ये ज़्यादा कोई सेफ नहीं रहा था। सेफ नहीं रहने के कारण क्या हुआ? 1900 उसके बाद में क्या हुआ? 1924 के अंदर सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट इसको अडॉप्ट कर लिया गया। 1924 में क्या गया? सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट को बेस के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। इसे सेफ्टी फिल्म के रूप में, ये सेफ्टी फिल्म या सेफ्टी फिल्म ब्रांड के रूप में इसको पेश किया गया था। उस समय सेफ्टी फिल्म के रूप में इसको पेश किया गया, जिसको हम सीटीए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटीए, सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट। और बहुत सालों तक इस सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट को ही क्या किया गया? एक्सरे फिल्म बेस के रूप में इसको काम में लिया जाता रहा। 1960 में एक नए मटेरियल पॉलिएस्टर की क्या हुई है? खोज हुई। इस पॉलिएस्टर को क्या किया गया? एक एक्सरे फिल्म बेस के रूप में पेश किया गया। ये बहुत ज्यादा इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अलग अलग कंडीशन में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपकी जो प्रोसेसिंग के दौरान, हर कंडीशन के दौरान इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और सीटीए से भी पतले फिल्म के रूप बेस के रूप में इसको, जैसे सीटीए की थिकनेस 8 माइल होती थी, मैंने आपको बताया था 10 माइल इज इक्वल टू 0.254 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर बताया था ऐसे बताया ना। तो ये 8 माइल होती थी, इसकी कितनी थिकनेस होती थी? 7 माइल, यानी इससे भी पतला होता था। और डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। इसको सालों तक स्टोर करके रखा जाता है, इसको रखा जा सकता है। आज भी इस पॉलिएस्टर के बेस की फिल्में ही काम में ली जाती है। ये क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जो डेक्रोन, जो अपने जो कपड़े जो होते हैं ना, जो उनका डेक्रोन जो पॉलीमर होता है उसके जैसा ही होता है। जो अपने जो क्लोथिंग होती है वो भी पॉलिएस्टर की बनी होती है, वैसा ही होता है। इसके लिए एक तो डीटीए वगैरह 2 केमिकल को मिला के बनाया जाता है, जो अपने लिए आउट ऑफ स्कोप है सिलेबस के अपने। तो ये पॉलिएस्टर बेस 1960 के बाद में ये काम में लिया जा रहा है। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। इसके अलावा ये पॉलिएस्टर बेस होता है, ये क्लीन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलरलेस भी होता है। इसके बाद में दूसरी लेयर होती है, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एडहेसिव लेयर। जिसे क्या कहते हैं? एडहेसिव लेयर। कैसे? जो एक्सरे फिल्म इमल्सन है उसको डायरेक्ट आप बेस फ्लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक एडहेसिव लेयर होती है जो आपकी इमल्सन लेयर को आपकी बेस लेयर के ऊपर चिपकाने का काम करती है। वो एडहेसिव लेयर भी होती है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है। तीसरी लेयर होती है इमल्सन लेयर। तीसरी लेयर क्या होती है?
इमल्सन लेयर। ये इमल्सन लेयर क्या होती है? ये फोटोसेंसिटिव लेयर होती है। ये क्या होती है? फोटोसेंसिटिव लेयर होती है। इसी लेयर के अंदर आपका फोटोसेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन सस्पेंडेड अवस्था के अंदर होता है। इसी के अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर। ये इमल्सन, इसी को हम बोलते हैं, इसको इमल्सन लेयर बोलते हैं। ये इमल्सन दो चीजों से मिलकर बनता है रे। पहला तो क्या होता है? जिलेटिन, और दूसरा होता है सिल्वर हैलाइड ग्रेन। जिलेटिन क्या होता है? जो अपन केटल बोन्स है या किसी भी जानवर की बोन्स मान लो, उनको हम बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर गर्म करते हैं, उनको उबालते हैं, तो उसका कैल्शियम वगैरह बाहर निकल जाते हैं, चीजें बाहर निकल जाती है। पीछे एक लसलसा मैट्रिक्स बचता है, प्रोटीनस मैट्रिक्स होता है, जिसे हम जिलेटिन कहते हैं। ये मेन केटल्स होते हैं, केटल्स की बोन से बनता है। किससे बनता है? जनरली केटल्स की, ये जनरली केटल की बोन से बनता है। ये क्या किया करता है? इमल्सन लेयर के रूप में काम में लिया जाता है इसके अंदर। तो ये जिलेटिन, इसके अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन एम्बेडेड मिक्स किया जाता है। इसके अंदर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिल्वर हैलाइड ग्रेन इसके अंदर डाल देते हैं। ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड ग्रेन के अंदर AgBr तो होता है 90 to 99%, और सिल्वर आयोडाइड होता है कितना? 10 to 1%। 1 से 10% तो क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? थोड़ी सी मात्रा के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर अगर हम सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं तो इसकी फोटोसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी फोटोसेंसिटिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा इसकी फोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन हो गया। ये क्या होता है? एक रिएक्शन के द्वारा बताया जाता है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड को मिला के सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड को मिलाकर ये जो बनाया जाता है इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पर कि जिलेटिन को इमल्सन के अंदर जो सबस्टांस जो मतलब सिल्वर हैलाइड ग्रेन को मिला के रखता वगैरह, इस जिलेटिन ही काम में क्यों जाता है? तो इसके कुछ फंक्शन होते हैं जिलेटिन के। सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये अपने अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन को क्या करता है? वेल डिस्पर्स्ड, यानी एकदम अच्छे से फैला के रखता है। ये नहीं है कि एक्सरे फिल्म के इस कोने पर तो इमल्सन के अंदर ज्यादा सिल्वर हैलाइड ग्रेन हो गए, इसके अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन कम हो गए। ये क्या करता है? एकदम अच्छे से उनको फैला कर रखता है। दूसरा, जो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होता है? जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, स्वेलोव्ड हो जाता है ये उसके अंदर। तो ये क्या करता है? प्रोसेसिंग के दौरान ये अपने अंदर से डेवलपर और फिक्सर को अपने अंदर से जाने देता है, जिससे क्या होता है? आपका डेवलपिंग और फिक्सिंग यानी प्रोसेसिंग जो रिएक्शंस है वो आसानी से हो पाती है, आसानी से हो जाती है। सिल्वर हैलाइड ग्रेन के बारे में थोड़ी सी चीजें अपने को और देखनी है। सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होता है? एकदम से एक समान रूप से इसके अंदर डिस्पर्स्ड होता है। क्या होता है? डिस्पर्स्ड होता है। कुछ इन सिल्वर हैलाइड ग्रेन की क्रिस्टल साइज 1 to 1.5 माइक्रोन होती है। क्या होती है? 1 to 1.5 माइक्रोन होती है। तथा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ये 6.3 into 10⁹ ग्रेन। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इतने ग्रेन पाए जाते हैं। मतलब एक अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर इसका एरिया लोगे, जो इमल्सन का अगर आप ब्लॉक बना के देखोगे तो उसमें इतने ग्रेन पाए जाते हैं। और एक ग्रेन के अंदर, एक सिंगल ग्रेन के अंदर आपको 10 लाख to 10 करोड़ तक ग्रेन आपको उसके अंदर मिल जाते हैं उसके अंदर। तो ये सिल्वर हैलाइड जो आपकी जो इमल्सन लेयर है उसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। कल की क्लास में हम जो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर सिल्वर हैलाइड कौन से क्रिस्टल लेटिस अरेंजमेंट के अंदर इसके अंदर सेट होते हैं, इसमें क्रिस्टल जो डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट होता है वगैरह, वो कैसे होता है, क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एक जो हाइपोथेसिस होती है वो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जिसके द्वारा लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इसकी बाद में पढ़ेंगे। चौथी लेयर क्या होती है? चौथी लेयर होती है इस पे प्रोटेक्टिव लेयर। चौथी लेयर क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर।
ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, इस इमल्सन लेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में इसको लगाया जाता है, जिससे क्या हो गया, आपके जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है वो क्या होते हैं, एक्सपोज नहीं होते, उन पे प्रोटेक्शन होगा। दूसरा ये क्या करती है, फिल्म को दूसरा क्या करती है, फिल्म को एकदम जो ग्रेन जो इमल्सन लेयर उसकी एकदम से उसको प्रोटेक्टेड अवस्था के अंदर रखेंगे। प्रोटेक्शन लेयर के रूप में मेनली क्या काम में लिया जाता है, इसके रूप में मेनली जिलेटिन ही काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जिलेटिन, यानी एक जो ओनली प्योर जिलेटिन होता है उसकी एक लेयर इस इमल्सन लेयर के ऊपर बिछा दी जाती है, या यही क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। तो एक्सरे फिल्म का कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने इसको बता दिया है। कल की क्लास में जिसमें अपन लेटेंट इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास होगी थोड़ी सी वो, और उसके अंदर हम डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे किस तरह से लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है।